नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और हम यू सेट के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यू सेट के लिए आज हम ये सेकंड प्रैक्टिस सेट ले आए हैं। फर्स्ट वाला अगर नहीं देखा है तो वो जरूर जाकर देख लें, क्योंकि उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड है चैप्टर, उसके पूरे एमसीक्यू हमने करवा दिए हैं। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड पे, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड, या हम कहें तो रिसर्च एप्टीट्यूड आप बोल सकते हैं, या इसको बोला जाता है अनुसंधान क्षमता। ये दूसरा चैप्टर है यू सेट के सिलेबस का। तो अनुसंधान अभिक्षमता करके ये चैप्टर का नाम है आपका। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके प्रत्येक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सारे करवा दिए हैं यहाँ पर, यूजीसी नेट के पीवाईक्यू वगैरह, तो वो आपके लिए हेल्पफुल काफ़ी हो सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी, थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है वैसे भी, ना ही एग्जाम में और ना ही मुझे ये वीडियो को रिकॉर्ड करने में। तो नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं, अनुसंधान विधियाँ यानी जो रिसर्च मेथड्स है एक साइड, तथा प्रदत्त संकलन उपकरण। तो संकलन जो उपकरण होते हैं रिसर्च में, वो एक साइड दिए गए हैं। तो समुच्चय का मिलान करना है और सही उत्तर हमें चुनने हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर। सबसे पहले है हमारे पास प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि, तो प्रयोगात्मक विधि में देखिए, प्रयोगात्मक विधि का मेन कैरेक्टर क्या है आपका। प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है, मानकीकृत परीक्षाएं होती हैं। प्रयोगात्मक विधि में मानकीकृत परीक्षाएं होती हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। कार्योत्तर विधि की अगर बात की जाए तो कार्योत्तर विधि में आपका क्या होता है, विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं आयोजित होती हैं। विवरणात्मक जो सर्वेक्षण विधि है आपकी, इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नावली का सेट होता है। विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि में प्रश्नावली का सेट होता है और उससे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। इतिवृत्तात्मक या इसको ऐतिहासिक विधि भी कहते हैं, ये प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर होती है। तो यानी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है। शोध नैतिकता का जो विषय है वो कौन से चरण में संगत माना जाता है। शोध यानी जो रिसर्च एथिक्स है, रिसर्च एथिक्स है, उसमें क्या कि प्रदत्त जो संकलन है, जो संकलन आपको प्रदत्त किया गया है, उसका जो विवेचन के चरण में जो आपका शोध नैतिकता को संगत माना जाता है। तो शोध नैतिकता को संगत माना जाता है प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्धि करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकार से संबंधित हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह का अनुसंधान है। आपने क्या किया, बच्चों को बुलाया, उनके प्रतिभा को अभिवृद्धि करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनका साक्षात सत्र आयोजित किया। तो ये है आपका जो है, ये क्या है, एक्शन रिसर्च है या क्रियात्मक अनुसंधान है। इसको कहा जाता है आपका एक्शन रिसर्च। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जब करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले योजना का निर्माण होगा, फिर क्रियान्वयन होगा, फिर उसका प्रेक्षण होगा, और लास्ट का स्टेप उसका विमर्श हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा क्या देखना है, सबसे पहले तो योजना निर्माण देखना। तो एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले योजना, विमर्श आपका लास्ट में होता है, तो ये यहीं पर गलत हो जाएगा। तो इस अगला देखिए, निम्नांकित में किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है। औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है आपका डॉक्टरेट स्तरीय जो शोध पत्र होता है, जो रिसर्च पेपर आपका डॉक्टरेट स्तर का होता है, उसमें क्या होता है, प्रतिवेदन का जो प्रारूप होता है वो औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, निम्नांकित में अनुसंधान के चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है। तो अनुसंधान के चरण फिर से स्टेप बाय स्टेप आपको लगाने हैं, यहाँ पर तार्किक क्रम बताना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने बोला कोई समस्या होनी चाहिए, सबसे पहले कोई समस्या होनी चाहिए, समस्या होगी, फिर हम क्या करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, फिर शोध अभिकल्प का विकास होगा, फिर प्रदत्त को यानी डेटा एकत्रीकरण होगा, फिर डेटा का विश्लेषण होगा, फिर डेटा का सामान्यीकरण होगा, और लास्ट में हमारा एक निष्कर्ष निकलेगा जो कि हमारी समस्या के समाधान में मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अनुसंधान में विशाल न्यादर्श यानी बड़ा सैंपल साइज अगर हो, विशाल न्यादर्श का मतलब है कि सैंपल साइज का बड़ा होना, यानी प्रयोग बहुत सारे लोगों पर या बहुत सारे डेटा पे कर रहे हैं, तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी। जब डेटा बहुत ज़्यादा आपके पास है तो वो सर्वे मेथड जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा।
निम्न में से कौन सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है? अनुसंधान का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होगा? नवीन नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, यानी रिसर्च क्यों करते हैं? ताकि नए नियम और सिद्धांत पारित किए जा सके। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना में अनुसंधान की कौन सी विधि प्रयुक्त की गई थी? देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सी विधि प्रयुक्त, जनसंख्या में कौन सा सर्वे करवाया जाता है? तो सर्वेक्षण मेथड उपयोग किया गया था। यादृच्छिकरण, यादृच्छिकरण पहले अंग्रेजी का शब्द इसलिए यहाँ पर दिया गया है रैंडमाइजेशन, तो मतलब रैंडमली लगा देना, एक तरह से एक उपाय है जो समाप्त करता है। तो रैंडमाइजेशन जो है मानवीय पक्षपात को समाप्त करता है। तो रैंडमाइजेशन जैसे हम टॉस कर लेते हैं तो रैंडम चांसेस हैं कि हेड आए या टेल आए, तो मानवीय पक्षपात को वो समाप्त कर देता है। तो यानी मानवीय उसमें कोई एक तरह से प्रतिरोध नहीं है। शोध की रूपरेखा की संस्तुति करने वाली समिति है। शोध की रूपरेखा की संस्तुति करने वाली समिति जो आपकी होती है ये आपकी RDC होती है, रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शोध कार्यों में आंकड़ों को इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? शोध कार्यों में आंकड़ों को इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उपकरण आपका होता है परीक्षण। परीक्षण जो है वो आंकड़ों को एकत्र करने का सबसे उत्तम उपकरण है। प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है। प्रयोगात्मक जो अनुसंधान होगा आपका उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? कि समस्या पर नियंत्रण रहता है इसमें। तो समस्या पर नियंत्रण, समस्या नियंत्रण इसकी प्रमुख विशेषता है। एक चर की सबसे अच्छी परिभाषा है। चर यानी जो वेरिएबल्स होते हैं वो चर की सबसे अच्छी परिभाषा क्या होगी? तो सबसे अच्छी परिभाषा क्या होगी इनमें? पदार्थ, वस्तु अथवा प्राणी कोई मापन योग्य अगर गुण है तो उसी को चर कहा जाएगा। तो ये आपको ध्येन रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। शोध का मुख्य ध्येय क्या है? और ये पूछे गए हैं, देखो MP सेट में पूछा गया था, UGC नेट में भी पूछा गया था। शोध का मुख्य ध्येय या उद्देश्य अगर आपसे पूछें तो मैंने बता ही दिया, नए तथ्यों की खोज करना और ज्ञात तथ्यों की नवीन नए तरीके से व्याख्या करना भी इसका ध्येय होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है? प्रतिदर्श अभी बताया सैंपल है, प्रतिदर्श सैंपल है। गैर संभाव्यता सैंपल कौन सा है इनमें से? तो गैर संभाव्यता सैंपल आपका हो जाएगा स्वदेशिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अनुसंधान की वैधता में सुधार संभव है। कब सुधार संभव है? तो जो रिसर्च है उसकी वैधता में सुधार कब संभव है? जब आप क्या करेंगे, जनसंख्या का यथा तथ्य प्रतिनिधि प्रतिदर्श से लेकर तथा बाह्य घटकों का विलोपन कर, यानी अगर दोनों प्रयोग करके आप रिसर्च करेंगे तो वैधता में सुधार संभव है आपकी। एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए? देखिए क्या करना चाह रहा है वो, राजनीतिक दल विशेष संभावनाओं के अध्ययन का इच्छुक है वो, तो इस अध्ययन के लिए उसे कौन सी विधि अपनानी चाहिए? आसान भाषा में कहूँ तो उसे प्रश्नावली मेथड का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नावली विधि से क्या होगा, उसके पास ज़्यादा डेटा आ जाएंगे। देखिए, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? तो सबसे उत्तम जो अध्ययन के लिए होगी वो क्या होगी? कार्योत्तर पद्धति सर्वोत्तम होगी। कार्योत्तर पद्धति ही यहाँ पर सर्वोत्तम होगी। अगला देखिए, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? आरंभिक अनिवार्यता होती है आपकी अनुसंधान पत्र प्रश्न तैयार करने, तो रिसर्च क्वेश्चन पहले तैयार करने होंगे, ये आवश्यक अनिवार्यता है। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो इनमें से किस में होता है? एक तरह से तो जो होता है आपका शोध के लघु शोध प्रबंध में, जो लघु शोध प्रबंध में प्रारूप होता है वही शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप होता है। गुणात्मक शोध के प्रतिमान निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? गुणात्मक शोध के प्रतिमानों में, गुणात्मक शोध के प्रतिमानों में अगर बात की जाए तो जो प्रदत्त हैं डेटा है उनका जो संग्रहण हम करेंगे वो इंद्रियानुभविक, यानी अपनी जो इंद्रियों से अनुभव किए गए, यानी अपने हाथ से छुए या फिर अपनी इंद्रियों से अनुभव किए गए साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता, ये क्या होता है? गुणात्मक शोध के परिणामों की विशेषता में महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो नकारात्मक प्रभाव के लिए हमें चुनने हैं यहाँ पर कि जो आपका शोध नैतिकता है यानी रिसर्च एथिक्स है,
एथिक्स का मतलब ये है कि शोध में आप कोई भी एक तरह का अनावश्यक या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम ना कर रहे हो, तो उसे शोध नैतिकता कहते हैं। शोध नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के लिए क्या क्या जिम्मेदार होंगे वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए शोध नैतिकता के लिए पहला है शोधार्थी दूसरे शोध के निष्कर्षों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है। तो आलोचनात्मक दृष्टि डालता है, इससे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे बिल्कुल भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आलोचनात्मक दृष्टि शोधार्थी को डालनी है ताकि वो नए आंकड़े इकट्ठा कर सके और नया शोध डेवलप कर सके। उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाता है। उचित संदर्भों के बिना अगर सही उचित संदर्भ ना हो और अध्ययनों को उद्धृत किया जाए तो ये तो गलत बात है ना। ये एथिक्स नहीं है, ये कुल मिलाकर शोध नैतिकता पे ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। दूसरा देखिए शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इससे आपका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है। प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर, हाँ, जो पहले से प्रकाशित शोध साक्ष्य हैं इनके आधार पर अगर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जा रहा है तो ये भी क्या करेगा, निगेटिव इफेक्ट डालेगा शोध नैतिकता पर। अगला देखिए अन्य शोधों के साक्ष्यों का सत्यापन करने की दृष्टि से शोध अध्ययन को आवृत्त्यात्मक रूप से निष्पन्न किया जाता है, तो इससे आपका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है, तो ये भी आपका नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। 2, 4 और 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए शोध की गुणवत्ता किसके द्वारा जांची जाती है। शोध की गुणवत्ता जांची जाती है आपके शोध की प्रासंगिकता के द्वारा। शोध कितना प्रासंगिक है उसके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है इनमें से, तो इनमें से सही नहीं है शोध हमेशा सुव्यवस्थित नहीं होता है। शोध क्या होता है, हमेशा सुव्यवस्थित ही होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए एक अच्छे शोधकर्ता के पास क्या होना चाहिए। तो एक अच्छे शोधकर्ता के पास क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका एक अन्वेषण करने वाला मस्तिष्क होना चाहिए, यानी एक खोज करने वाला पहले तो मस्तिष्क होना चाहिए। यदि एक अनुसंधानकर्ता विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय के कक्षाध्यापकों के कार्य के निष्पादन का अध्ययन करना चाहता है तो कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी। अगर विश्वविद्यालय के अध्यापकों के कार्य निष्पादन का अध्ययन करना चाह रहा है तो सबसे उचित विधि जो होगी वो प्रश्नावली विधि होगी, क्वेश्चनरी मेथड होगा। देखिए अनुसंधान विधि द्वारा ज्ञान अर्जित करने में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो अनुसंधान विधि द्वारा यानी रिसर्च मेथड द्वारा अगर ज्ञान अर्जित करना है तो कौन सा संयोजन सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो सबसे अधिक उपयुक्त क्या होगा, एक तो क्रिएटिविटी को हमेशा पहला स्थान देना है आपने। क्रिएटिविटी, जहाँ भी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के लिए क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, और निगमन तर्कता यानी लॉजिकनेस भी उसमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए घोषित अनुसंधान निष्कर्षों का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। घोषित अनुसंधान निष्कर्षों का मुख्य उद्देश्य दूसरे अनुसंधानकर्ताओं की सहायता करना होना चाहिए। अनुसंधान शब्द का अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो सही कथन चुनना है। अगर रिसर्च का ही अर्थ पूछ लिया जाए यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है। अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा क्रियाकलापों की श्रृंखला है। बिल्कुल सही है। यह एक व्यवस्थित है, तार्किक है, निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पनाओं का परीक्षण होता है, आंकड़ों का विश्लेषण होता है, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जाती है। बिल्कुल सही है। यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है। बिल्कुल सही है। इससे ज्ञान में वृद्धि भी होती है। तो सारे ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। अगला देखिए एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल हैं। अच्छे शोध प्रबंध लेखन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियाँ, हाँ बिल्कुल। संदर्भों की सावधानीपूर्वक जांच होती है। शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता, स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सारे ही ऑप्शन सही है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विज्ञान का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो मौलिक अनुसंधान के आधार पर दिया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष अथवा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं। एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण है जिसमें पुरुष और महिला एक समान प्रदर्शन करते हैं। यह कथन निम्न में से किसको इंगित करता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है शून्य परिकल्पना का। शून्य परिकल्पना यानी उसमें परिकल्पना तो जीरो हो गई ना, क्योंकि महिला और पुरुष जो हैं वो समान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो परिकल्पना कब बनेगी, जब महिला कम प्रदर्शन करे या पुरुष कम प्रदर्शन करे तो
तो वहाँ पर परिकल्पनाएं बनेंगी कि क्या कारण रहे होंगे कि पुरुष का प्रदर्शन कम रहा है। तो इस शून्य परिकल्पना का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। तो किस प्रकार के अनुसंधानों को अन्य स्थितियों में सामान्य, तो जो ऐतिहासिक अनुसंधान है इसमें क्या होता है, इतिहास वृत्त हम करते हैं, यानी पुराना पूरा एक तरह से पूरा ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं, पूरा उसका बेसिक से मूल से लेकर के पूरी जानकारी कलेक्ट करते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक की। तो यह अनुसंधान की अन्य स्थितियों में आप सामान्यीकृत नहीं कर सकते हैं। निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते। किसके लिए जो हैं, जो रिसर्च के आचार संबंधी मानक हैं वो शामिल नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्या होता है, देखो पेटेंट नीति के लिए आपको जो आचार नीति है वो पालन करना पड़ेगा, पेटेंट आपको ऐसे ही नहीं मिलता है। स्वत्वाधिकार कॉपीराइट के लिए भी, डेटा शेयरिंग नीति के लिए भी, शोध प्रारूप के लिए आपके पास आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। प्रश्नावली तैयार करते समय क्या होना चाहिए, अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्य लेखन होना चाहिए, वर्तमान साहित्य की समीक्षा होनी चाहिए, प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना चाहिए और प्रारूप का पुनरीक्षण भी करना चाहिए। तो सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है। सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है। यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है, ये सही है। यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है, ये भी सही है। यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है, यह भी सही है। इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है, तो ये वाला इसका गलत हो जाएगा। एकमात्र उद्देश्य इसका ज्ञान उत्पादन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है। परिकल्पना के परीक्षण में सही क्या है, यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, यानी हम उसको तब तक नल मानेंगे जब तक उसका परीक्षण नहीं हुआ है। अगला देखिए, निम्न में से कौन कौन एपीए शैली के संदर्भ प्रारूप के मूलभूत नियम हैं। एपीए शैली के संदर्भ में प्रारूप मूलभूत नियम क्या है इनमें से। तो इनमें से देखिए आप छोटी कृतियों जैसे जर्नल, आलेख अथवा निबंध के शीर्षक तिरछा करके लिखें, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेखकों के नाम उल्टा करके लिखें, अंतिम नाम पहले। तो ये होता है एपीए शैली के संदर्भ में प्रारूप, लेखकों का नाम उल्टा करके लिखा जाता है, अंतिम नाम पहले लिखा जाता है। दूसरा क्या है, लंबी कृतियों जैसे पुस्तक एवं जर्नल के शीर्षक तिरछा करके लिखें, हाँ ये सही है। संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में सूचीयन करें, हाँ वर्णानुक्रम में सूचीयन भी करना है। 2, 3 और 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन कौन किसी सेमिनार की विशेषताएं हैं। तो सेमिनार की विशेषताएं यहाँ पर बतानी है कि कौन कौन सी किसी सेमिनार की विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर देखिए, यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है, सही है। इसमें प्रश्न करना, चर्चा और वाद विवाद शामिल है, सही है। इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं। सेमिनार की विशेषताओं में व्यक्तियों के बड़े समूह, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े समूह शामिल हों इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। तो 1, 2 और 4 इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, प्रश्नावली मेथड हमने डिस्कस किया था। जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा, क्या बेहतर होगा, इनमें से विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना बेहतर होगा। अगर सामाजिक शोध करना है हमें तो विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना ज़्यादा बेहतर होगा। जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो यह कहलाता है। तो अगर किसी शिक्षाविद को स्पेशली बुलाया जा रहा है कि वो किसी एक विशेष टॉपिक पे बोले और अपनी प्रस्तुति दे, तो ये क्या कहलाता है, यही आपका संगोष्ठी भी बोल सकते हैं और सेमिनार भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शोध निबंध के अनिवार्य तत्व हैं, इनमें से शोध निबंध के अनिवार्य तत्व चुनने हैं हमें। तो यहाँ पर देखिए, शोध निबंध के अनिवार्य तत्व, तो निबंध में सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि कोई भी निबंध हो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना होती है। उसके बाद अब ये शोध निबंध है तो इसमें क्या होगा, फिर साहित्य होगा, पुनर्वीक्षण होगा, शोध प्रणालियाँ होंगी, परिणाम होंगे, चर्चा होगी और लास्ट में निष्कर्ष होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। शोध डिजाइन क्या है, तो शोध रिसर्च डिजाइन एक तरह से बहुत अच्छा टर्म है। अगर आपने थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन पढ़ा हो इसके लिए तो आसानी से आंसर भी कर सकते हैं। शोध डिजाइन क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, आंकड़ों का संकलन होता है, इसमें उसका विश्लेषण होता है और प्रत्येक स्तर के लिए एक स्पेशल ढांचा तैयार करना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, शोध डिजाइन कहते हैं। अगला देखिए, सैम्पलिंग केसेस। सैम्पलिंग केसेस का आशय क्या है। सैम्पलिंग केसेस का आशय होता है भाई
लोग समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग, यानी लोगों से सैंपल इकट्ठा करना। कोई परिकल्पना हमने बनाई तो सैंपल इकट्ठा करते हैं ना कि क्या रीजन हो सकता है, न्यूज़पेपर से या फिर टेलीविजन कार्यक्रमों से, तो वो सैंपलिंग जो हम कलेक्ट करते हैं उसे सैंपलिंग केसेस कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में सममित है और सामान्य वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका तुंग ककुदी। तुंग ककुदी कहलाता है, वर्ड ध्यान रखिएगा, तुंग ककुदी। तो इसी तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसने चिंतन फलक, पैराडिम की अवधारणा को स्थापित किया? पैराडिम की अवधारणा, चिंतन फलक किसे कहते हैं? ये थॉमस कुहन का नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। एक थीसिस शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं। अगर कोई थीसिस लिखा गया है किसी के द्वारा तो उसमें जो चित्र और तालिकाएं रहती हैं वो कहाँ पर रहेंगी? तो वो कहाँ पर रहेंगी? वो मूल पाठ में ही रहेंगी। देखो अलग अध्याय नहीं होगा, अंतिम अध्याय नहीं होगा, परिशिष्ट में तो होंगी नहीं, तो ये ध्यान रखना आपको, मूल पाठ में ही। शोध प्रबंध कथन है, शोध प्रबंध कथन क्या है इनमें से? शोध प्रबंध कथन है आपका दृढ़ कथन है इनमें से। मैक्स वेबर के अनुसंधान उपागम को में यह समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थों का बोध कैसे करते हैं की पहचान निम्नलिखित में से किस रूप में की जाती है? तो इसकी पहचान की जाती है आपकी विवेचनात्मक चिंतन फलक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है। तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा आपका क्रियात्मक अनुसंधान है। निम्न मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है? तो मौलिक शोध के सिद्धांतों में अनुप्रयुक्त शोध का उपयोग किया जाता है मौलिक शोध अनुसंधान में। नमूना यानी जो सैंपल है आपका लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती है? तो नमूना लेने में गलती कब घटेगी? जब नमूने के आकार में वृद्धि होगी, यानी जब बहुत ज़्यादा नमूने हमारे पास उपलब्ध होंगे तो सैंपल लेने में गलती की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। वर्स्टीहेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये लोकप्रिय बनाया था आपका जर्मन समाज विज्ञानी ने, ऑप्शन नंबर ए। नमूना लेने की लॉटरी पद्धति, यानी नमूना लेने का जो लॉटरी पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लॉटरी पद्धति का उपयोग किया जाता है अगर हमें रैंडमाइजेशन करना है, यादृच्छिकरण करना है, यानी रैंडमली अगर हमें डेटा लेना है तो रैंडमली लेने के लिए हम क्या करते हैं, यानी बेतरतीब ग्रहण बोल सकते हैं इसको, यादृच्छिकरण बोल सकते हैं, रैंडमाइजेशन कह सकते हैं। तो ये कब किया जाता है? लॉटरी पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक शोध में कर्मिक संक्रियाएँ कौन सी हैं? अगर साइंटिफिक रिसर्च है तो उसमें कार्मिक संक्रियाएं कौन कौन सी रहेंगी? तो ये रहेंगी आपकी, सबसे पहले सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, यानी जो भ्रामक तथ्य होंगे, भ्रामक कथन होंगे उनका बहिष्कार, फिर सामान्यीकरण और सिद्धांतीकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अगला देखिए, एक कार्यशाला होती है। एक कार्यशाला क्या होती है? तो कार्यशाला क्या होगी? ये देखिए, एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीकी के विकास पर बल दिया गया हो, इसे कहते हैं एक कार्यशाला। वर्कशॉप मतलब इंग्लिश का वर्ड अगर दूं तो वर्कशॉप, तो वर्कशॉप अगर पूछा जाए तो वो आप आसानी से आंसर कर लोगे। तो कार्यशाला में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। कार्यकारी प्राकल्पना होती है। तो कार्यकारी प्राकल्पना एक तरह से प्राकल्पना में भी क्या होगा? हाइपोथेसिस आप बोल सकते हैं, परिकल्पना ही बोल सकते हैं, हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो क्या होगा? आगे और अधिक शोध करने के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य प्राकल्पना जो होगी कार्यकारी प्राकल्पना, यानी जो हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट कर लिया अंतिम रूप से, ऑप्शन नंबर सी। एक शोध पत्र में एक तरह से किसका संकलन होता है ये पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है? समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों में से कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है? संभाव्यता पर आधारित नहीं है इनमें से कोटा प्रतिदर्श इनमें संभाव्यता पर आधारित नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? अच्छी शोध नैतिकता, जैसे मैंने बताया रिसर्च एथिक्स भी एक चीज़ होती है, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाना जिससे, या किसी दूसरे के शोध को कोई नुकसान भी ना पहुंचे, तो ये क्या होता है? शोध नैतिकता होती है। और ईमानदारी से मतलब खुद की खोज की गई हो तो वो भी शायद शोध नैतिकता है। किसी दूसरे को डेटा को अपना बताना शोध नैतिकता नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए,
शोध के चरणों का सही क्रम। अब देखिए फिर से सही क्रम पहचानना, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि सही क्रम क्या। सबसे पहले क्या करते हैं, विषय चुनेंगे ना, सबसे पहले विषय चुनेंगे, फिर साहित्य समीक्षा करेंगे, फिर आंकड़ों का चयन किया जाएगा, और फिर लास्ट में निष्कर्ष की व्याख्या की जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। विसंरचना निम्नलिखित में से किसमें शोध की एक लोकप्रिय विधि है। विसंरचना, तो ये लोकप्रिय विधि है आपकी साहित्य की, ऑप्शन नंबर डी, अगर साहित्य में शोध करना है। स्वतंत्र चर या आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करने वाले चर को क्या कहते हैं। स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंध बताने वाले को नियंत्रण चर कहते हैं। तो नियंत्रण चर क्या करता है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में संबंध को प्रभावित करने वाला चर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी असंभाव्यता प्रतिचयन की एक विधि है। कौन सी असंभाव्यता जो है प्रतिचयन की एक विधि है, तो वो है कोटा प्रतिचयन, ऑप्शन नंबर डी। कम्युनिटी समीपवर्ती प्रसरणता की तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका फैक्टर एनालिसिस से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा। तब यह उदाहरण होगा आपका, ये उदाहरण हो जाएगा आपका व्यावहारिक शोध का। क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तो इसमें कौन सा शोध उदाहरण होगा, तो व्यावहारिक शोध जो है ज़्यादा प्रभावशाली होगा इनमें से। निम्नलिखित चरों में से किसे परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है इनमें से पेशेवर अभिवृत्ति को। अगला है सोशियोग्राम तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सोशियोग्राम तकनीकी जो है, ये कई बार पूछा गया। देखिए नेट दिसंबर 2010 में भी पूछा गया था। तो ये सोशियोग्राम तकनीक क्या है, ये आपका क्या है, मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए जो तकनीकी प्रयोग की जाती है उसको हम बोलते हैं सोशियोग्राम तकनीकी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए सोशियोग्राम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दृश्य प्रपंच शास्त्र यानी फिनोमिनोलॉजी शब्द निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंधित है। फिनोमिनोलॉजी शब्द जो है ये संबंधित होता है आपका गुणात्मक शोध से। गुणात्मक शोध से यानी जहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च जिसको हम कहते हैं, तो गुणात्मक शोध से रिलेटेड होता है फिनोमिनोलॉजी वर्ड। अगला देखते हैं, एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया, उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा। तो उसका शोध कौन सा शोध होगा, क्योंकि उसने 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन कब कर सकता है, जब किसी को देगा वो औषधियाँ और उन पर प्रयोग करेगा। तो सिंपल है, प्रयोगात्मक शोध के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है। कौन सी प्रासंगिक नहीं है इनमें से, तो इनमें से जो वस्तुनिष्ठ अवलोकन है ये आपका प्रासंगिक नहीं है। देखो बाकी सारी चीज़ें हैं, क्रमबद्ध क्रिया होती है, प्रयोग और त्रुटि होगा, यानी ट्रायल एंड एरर होता ही है उसमें, और समस्या समाधान भी होगा, ये सारे प्रासंगिक हैं। वस्तुनिष्ठ अवलोकन इसका प्रासंगिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सतत चर का उदाहरण नहीं है। सतत चर का उदाहरण नहीं है इनमें से बताना है। तो इनमें से सतत चर का उदाहरण क्या नहीं, देखो परिवार का आकार, ऊंचाई, भाव, ये सब चर हैं, वेरिएबल हैं, सतत चर हैं। प्रज्ञा जो बुद्धि है ये आपका सतत चर नहीं है, ये आपका सतत चर नहीं है। जो आपका इंटेलिजेंस है इसको सतत चर नहीं बोल सकते, ऑप्शन नंबर बी। शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। शोध की अगर विषय निष्ठता बढ़ानी है तो उसके लिए उसकी निष्पक्षता के जरिए होने चाहिए, उसकी विश्वस्तता के जरिए बढ़ा सकते हैं, उसकी वैधता के जरिए बढ़ा सकते हैं, सभी के जरिए बढ़ा सकते हैं। व्यावहारिक शोध है, व्यावहारिक शोध क्या है इनमें से, तो इनमें से व्यावहारिक शोध क्या होगा, देखिए अनुपयुक्त शोध है, नहीं, तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध। यानी व्यावहारिक शोध क्या होगा कि अभी अगर मेरे पास कोई समस्या है, जैसे कोई समस्या है कि मैं अगर यहाँ पर कोई कलर में लिख रहा हूँ, जैसे मैं ये व्हाइट से लिख रहा हूँ, तो अभी मैं व्हाइट कलर ले लूंगा तो ये लिखेगा ही नहीं। तो मेरे पास एक व्यावहारिक समस्या, इस समस्या के समाधान के लिए मैंने रेड कलर का यूज कर लिया, अब ये लिखने लग गया, तो ये क्या हो गया, एक तरह से व्यावहारिक शोध हो गया। तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया गया शोध क्या कहलाता है, व्यावहारिक शोध कहलाता है। तो ये आपको याद रखने के लिए मैंने बताया, ये कोई रिसर्च नहीं हुई है ना। मान्यताएं निर्मित करने का आधार क्या है। मान्यताएं निर्मित करने का आधार आपका होगा देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बिल्कुल, इससे मान्यता निर्मित होती है, हमारी विश्वविद्यालयों से हो सकती है, जातियों की विशिष्ट विशेषताओं से हो सकती है, उपयुक्त सभी से मान्यताएं निर्मित हो सकती हैं। निम्नांकित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। विकासात्मक शोध के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्रियात्मक शोध को, ऑप्शन नंबर बी। एक रद्द परिकल्पना है, रद्द परिकल्पना हमें बतानी है। यहाँ पर रद्द परिकल्पना क्या होगी,
रद्द यानी जिसको छोड़ दिया गया हो। तो जब चरों के बीच कोई भिन्नता ना हो तो वो क्या कहलाएगी, रद्द परिकल्पना कहलाएगी। मतलब जो चर मिले हमें वो सेम मिले, तो सेम मिलेगी तो क्या होगी, वो परिकल्पनाएं रद्द हो जाएंगी। अगला देखिए, प्रयोगात्मक शोधों को किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। प्रयोगात्मक शोधों को आवश्यकता नहीं होती है विषय विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है प्रयोगात्मक शोधों को, क्योंकि प्रयोग में क्या होगा, अवलोकन भी होगा, नियंत्रण भी होगा, जोड़ तोड़ भी होंगे। प्रयोग होगा तो जोड़ तोड़ हो गई, विषय विश्लेषण नहीं। इसमें जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है, आ गया वही क्वेश्चन, जोड़ तोड़ सदैव भाग होगा प्रयोगात्मक शोध का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सह संबंधित गुणांक सर्वोत्तमता से सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता के आपसी संबंध का स्पष्टीकरण है। सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता के आपसी संबंध का स्पष्टीकरण है आपका 1.00, यानी एक गुणांक जो होता है वो सर्वोत्तमता, सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता के आपसी संबंध का गुणांक होता है। जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब सर्वाधिक उपयुक्त परिदर्श पद्धति होगी, तब सबसे उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति आपकी होगी स्तरबद्ध स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, शोध सदैव है। शोध सदैव क्या है आपका, शोध हमेशा क्या है, पूर्व ज्ञान का सत्यापन भी है, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति भी है, नूतन ज्ञान की गवेषणा भी है, उपयुक्त सभी है शोध। अगला देखिए, क्षेत्र कार्य आधारित शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है। क्षेत्र कार्य आधारित शोध जो आपका होगा इसको रखा जाता है आपका इंद्रियानुभव, मतलब ये इंद्रियों से अनुभव किया गया शोध आप कह सकते हैं इसको। अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है। अनुसंधान की जो समस्या चुनी जाती है रिसर्च में वो आपका चुनी जाती है सामाजिक प्रासंगिकता के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, कि वो जो समस्या है उसकी सामाजिक प्रासंगिकता क्या है या उसका समाज के लिए कितना उपयोग होने वाला है। अगर उस समस्या का समाधान मिल जाता है या नया शोध हो जाता है तो वो समाज के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, तो वो सारी बातें वहां पर देखी जाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण क्या हैं, तो अनुभव सिद्ध होगा, एम्पिरिकल होगा, सैद्धांतिक होगा, थ्योरेटिकल होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, तो ये सभी तो साइंटिफिक रिसर्च के एक तरह से लक्षण है। अगला देखिए, अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है। अनुसंधान की खोज की जो प्रामाणिकता है वो निर्भर करेगी, देखिए मौलिकता पे नहीं, वैधता पर भी नहीं, उपयुक्त सभी मत लगा देना इसका आंसर, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठता पर निर्भर करती है। खोज की प्रामाणिकता जो है उसकी वस्तुनिष्ठता पर निर्भर करेगी। अगला देखिए, जब जनसंख्या सीमित हो तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। जनसंख्या अगर सीमित हो तो तकनीक अपनाई जाती है आपकी क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीक अपनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीक अपनाई जाती है। अगला देखिए, अगला हमारे पास है, जिस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है उसे कहते हैं। तो अनुसंधानकर्ता अगर प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है तो उसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। जब प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है तो एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान इंपॉर्टेंट है, एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। अगला देखिए, एक अनुसंधान रिक्त परिकल्पना नल हाइपोथेसिस के परीक्षण के लिए क्या करता है। नल हाइपोथेसिस के परीक्षण के लिए किया जाता है आपका एनोवा टेस्ट, एक तरह का टेस्ट है, एनोवा टेस्ट। अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची, अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची क्या होगी आपकी, तो ये होगी आपकी अनुसंधान के लिए उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होती है, ग्रंथ सूची की कोई प्रासंगिकता नहीं होती है। अगला देखिए, मौलिक अनुसंधान किसकी योग्यता को दर्शाता है। मौलिक अनुसंधान योग्यता दर्शाता है आपका नए सिद्धांतों की स्थापना के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है। इनमें से शोध विधि नहीं है आपकी, अवलोकन जो है वो आपकी शोध विधि नहीं है। अगर देखिए, शोध को वर्गीकरण कर सकते हैं, शोध यानी जो रिसर्च है उसको वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको किस में वर्गीकरण कर सकते हैं आप, मूल, प्रायोगिक और क्रिया शोध, एक्शन रिसर्च, मौलिक शोध, प्रयोगात्मक शोध, तीनों होते हैं, हम पढ़े हैं। मात्रात्मक यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के शोध होते हैं, ये भी सही है। दार्शनिक शोध होता है, ऐतिहासिक होता है, सर्वेक्षण होता है, प्रयोगात्मक शोध तो होता ही है। तो ये सभी जो है शोध के रूप हैं। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य है, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य है नए मापदंडों का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शोध की गहराई निम्नलिखित में से एक में निहित है। शोध की गहराई निहित है आपके शोध द्वारा अर्जित तथ्यों में निहित है। पुस्तकें और दस्तावेज प्रमुख स्रोत हैं, पुस्तकें और दस्तावेज प्रमुख स्रोत होते हैं आपके ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए। अगला देखिए, एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा। पूरक पृष्ठों का भाग बनता है आपका ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। ग्रंथ सूची और परिशिष्ट क्या बनेगा आपका, पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा। निम्नलिखित में से शोध
कि किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है आपका क्रियात्मक शोध में, एक्शन रिसर्च में। अगला देखिए, एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव के आकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी विधि उपयुक्त होगी? देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करना है कि बच्चों की जो है चिंताएं बढ़ रही हैं, तो क्या उनके पोषण का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए जो सबसे शोध की उपयुक्त विधि होगी वो कार्योत्तर विधि होगी। यानी जो ऐसे ऐसे ऐसी चीजें आ गई हैं कि जहाँ पर भोजन का विश्लेषण करना है या लोगों के खान पान का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो सारी जगहों पे क्या होगा, कार्योत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है? देखिए ये तो आसान सा हो गया, नैतिकता का मुद्दा हमें इनमें चुनना है। देखो, शोध की रूपरेखा का दोषपूर्ण होना, ये नैतिकता का मुद्दा नहीं है। निर्देशन निदर्शन तकनीकों का विकल्प, शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना, ये बिल्कुल नैतिकता का मुद्दा है। शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना क्या एक तरह से नैतिकता का मुद्दा जाएगा आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? तो व्यापक रेंज संभव बनाया जा सकता है सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट एक में अनुसंधान की पद्धतियां हैं और सेट दो में उनकी प्रक्रियात्मक विशेषताओं को इंगित करता है। दोनों सेटों को सुमेलित करना है और अपना उत्तर चुनना है। सबसे पहले हमारे पास है प्रयोगात्मक पद्धति। तो प्रयोगात्मक पद्धति कई बार आई है हमारे क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पर देखिए प्रयोगात्मक पद्धति, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट इनकी विशेष जो प्रक्रियात्मक विशेषताएं हैं वो दी गई है और इन्हें आपको मैच करना है। तो मैच अगर इन्हें करना है हमें, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, अब देखिए आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रयोगात्मक विधि जो है, प्रयोगात्मक पद्धति में क्या किया जाता है आपका, इसमें किया जाता है आपका नियंत्रित दशाओं में स्वतंत्र चर में हेर फेर लाना और परतंत्र चर पर इसके प्रभाव को मापना, ये होता है आपका प्रयोगात्मक विधि की विशेषता। वर्णनात्मक विधि की अगर विशेषता की बात की जाए, तो वर्णनात्मक पद्धति की विशेषता क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी स्वतंत्र चर पर प्रभाव का प्रेक्षण करना और कारक चरों को इसके व्याख्या करते हैं, इसकी जांच करना। यानी नियंत्रित दशाओं में ये तो हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका नियंत्रित दशाओं में, यानी ये प्रयोगात्मक विधि का होता है। या आपका बी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का। वर्णनात्मक विधि यानी वर्णन करना है किसी भी चीज़ का, तो वर्णनात्मक विधि का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पर घटना की वर्तमान स्थिति से संबंधित सूचना प्राप्त करना, तो ये सी के लिए हो जाएगा। और डी के लिए जो प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद है, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद आपका क्या होता है, ये आपका होता है अभिप्राय व उसके निरूपण से लोग साझा करते हैं कि दृष्टि से व्यवहार के पैटर्न की व्याख्या करना, ये आपका डी के लिए हो जाएगा। और आपका क्रिया अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, ये प्रदत्त स्थिति में सुधार के लिए हस्तक्षेप, यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यानी हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका 36521। एक बार मैच करके खुद से ज़रूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है? यह आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का। अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है, कौन सा इनमें से शोध प्रबंध है या फिर शोध है जिसमें अनुसंधान पद्धति का विस्तृत विवरण की अपेक्षा की जाती है? तो ये की जाती है आपकी शोध प्रबंध और लघु शोध प्रबंध में विस्तृत विवरण की अपेक्षा की जाती है। तो ये कुल मिलाकर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने रिसर्च एप्टीट्यूड सेशन से पूरे चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे सारे हमने कवर करे हैं। आपके लिए हेल्पफुल होगा वीडियो, आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, अपने जो भी यू सेट देने वाले दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।